उमेश पाल हत्याकांड के बाद जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को यह समझ आ गया था कि अब उसके गुनाहों का अंत कभी भी हो सकता है। माफिया को इतना डर लगने लगा था कि उसने अपने कुनबे को बचाने के लिए गुर्गों से लेकर गन तक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। चकिया के चप्पे चप्पे पर निगरानी रखने के लिए उसने एक मैप भी तैयार किया था और वो मैप जी न्यूज के हाथ लगा है। देखिए अब तक की सबसे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मालूम है 15 अप्रैल 2023 से कुछ दिन पहले ही, यानी अपनी हत्या से कुछ दिन पहले, माफिया डॉन अतीक अहमद को अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर डर सताने लगा था। उसे सबसे ज्यादा डर मिसेस डॉन यानी अपनी पत्नी शाइस्ता और बच्चों की जान का डर खाए जा रहा था। इसलिए जब उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ा रही थी तो पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। उमेश पाल हत्याकांड के बाद जब पुलिस की टीम अतीक और अशरफ से पूछताछ कर रही थी, तभी अतीक की निशानदेही पर पुलिस की टीम को एक नक्शा मिला था। वो नक्शा अतीक के पूरे साम्राज्य का था। अतीक अहमद का जो घर था, उसके अगल बगल का जो पूरा एरिया था, उसको पूरी तरह से सुरक्षा चक्र में अतीक ने बदल दिया था। क्योंकि अतीक ने पूछताछ के दौरान ये बताया था कि उसको अपने तमाम दुश्मनों से काफ़ी डर था और इसीलिए परिवार की सुरक्षा के लिए उसने पूरी तरह से अपने घर को सिक्योर करने की तैयारी की थी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद माफिया अतीक अहमद को पता चल चुका था कि उसकी करतूतों का खुलासा होने के बाद उमेश की हत्या को लेकर शक की सुई उसकी तरफ घूमेगी। इसलिए सबसे पहले वो अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुट गया था। उसने अपने घर पर सीसीटीवी के जरिए कंट्रोल रूम से नजर रखने का भी इंतजाम कर रखा था। यहाँ तक कि अपने गुर्गों और करीबियों को सुरक्षित रखने के लिए एक मैप तैयार करवाया था। मैप बनाकर उसके जरिए तमाम जो पूरी कवायद है वो की थी। इसके साथ साथ उसने अपने गद्दी समुदाय से जुड़े तमाम लोगों को ठीक पीछे की तरफ बसाया था। इसके साथ साथ एक एरिया जो है पूरा खाली करवा दिया था ताकि वहाँ पर उसके गुर्गे जो हैं वो खड़े हो सकें। इसके साथ साथ उसका मुखबिर तंत्र जो है वो शिफ्ट में काम करता था। बाकायदा इसका एक जो मैप है वो भी अतीक ने तैयार करवाया था और उसी मैप के अनुसार तमाम जो पूरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन था या इस पूरे एरिया का जो पूरा निर्माण था वो किया गया था। जो मकान थे उनको बनवाया गया था और ऐसे में कहा जा सकता है कि अतीक को पहले से अंदेशा था कि उसको उसके परिवार को खतरा हो सकता है उन तमाम लोगों से जिनसे उसका जो है पहले रिश्ते थे, लेकिन उसके बाद वो रिश्ते खराब हो गए और इसीलिए अतीक ने बाकायदा 8 जोन में जो सुरक्षा है उसका चक्र बनाया था और ये फिलहाल जो नक्शा है ये पुलिस की टीम ने अतीक की निशानदेही पर बरामद कर लिया है। जाहिर है अतीक अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में डर के साए में जीने लगा था। उसे ये बात भी समझ में आ गई थी कि उसके दुश्मन अब उसकी जान के दुश्मन बन चुके हैं, क्योंकि कानून के शिकंजे में फंसने के बाद माफिया बेहद कमजोर हो चुका था। उसने एक मैप के जरिए ब्लूप्रिंट तैयार किया था ताकि उसके परिवार का कोई बाल भी बांका न कर पाए। अतीक की निशानदेही पर ही पुलिस के सामने चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इस खुलासे के मुताबिक ये मैप कसारी मसारी इलाके से जुड़ा है, जिसमें अतीक के परिवार की सुरक्षा के बंदोबस्त को लेकर प्लान तैयार किया गया था। जी न्यूज को इस नक्शे की मेगा एक्सक्लूसिव कॉपी हाथ लगी है। ये नक्शा 8 सुरक्षा घेरों को ध्यान में रखकर तैयार करवाया गया था। अब आपको बताते हैं इस मैप के जरिए माफिया अतीक अपनी मौत से पहले कैसे अपने कुनबे की रक्षा करना चाहता था। अतीक ने अपने परिवार को जहां रखा हुआ था उस इलाके को बिल्कुल सेंटर में रखा गया ताकि सुरक्षा घेरा न टूटे और कोई सीधे उसके परिवार तक न पहुंच सके। गुलाबी वाले कॉलम में उसके पूरे परिवार की सुरक्षा घेरा तैयार था और उसके बिल्कुल अलग बगल वाले पीले कॉलम में उसके सबसे ज्यादा वफादार लोग
यानी गुर्गों के लिए सुरक्षा इंतजाम तैयार किया गया था। आपको बता दें कि गद्दी समुदाय से जुड़े लोगों के अलावा इस पूरे इलाके में किसी को भी रहने की इजाजत नहीं थी। हर 2 मकान छोड़कर सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए थे, जो चौराहों से होते हुए गलियों तक अतीक के घर तक पहुंचने पर नजर रखते थे। रोजाना सुबह और शाम ड्रोन से एक बार समय बदल कर पूरे एरिया की निगरानी होती थी। आसपास के पूरे इलाके में हर 3 मकान के बाद अतीक का कोई न कोई गुर्गा रहता था, जो परिवार की पूरी सुरक्षा करता था। इसके साथ ही उस इलाके को ऐसा मकानों से सील किया गया था जिसमें केवल उसके घर तक एक ही एंट्री पॉइंट का रास्ता था। इसके साथ ही हथियार और पैसा रखने वाले उसके खास गुर्गों के परिवार को कसारी मसारी तक 5 किलोमीटर तक फैला दिया गया था। इन मकानों के आसपास हमेशा 8-8 घंटे की मुखबरी की ड्यूटी लगती थी, जो अतीक को हर एक पल अपडेट देते थे। आपको इनका प्रोग्राम मालूम है? क्या है? क्या लग रहा है आपको? हत्या करना चाहते हैं। माफियागिरी की समाप्ति, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। आखिरकार अतीक अहमद की 15 अप्रैल को हत्या हो गई। साथ में उसका भाई अशरफ भी मारा गया और माफिया ब्रदर्स हत्याकांड से पहले बेटा असद भी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया था। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको दिखाते हैं ऑपरेशन A+A। जी हां, माफिया ब्रदर्स की हत्या से पहले शूटरों ने कई दिनों तक रैकी की थी, हत्या के लिए प्लानिंग भी की और हत्या को अंजाम देने के लिए ऑपरेशन A+A भी तैयार किया था। शूटरों से जांच में खुलासा हुआ है कि अस्पताल के आसपास माफिया ब्रदर्स ने इन हत्यारों ने करीब 2.5 घंटे तक अपने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इंतजार भी किया। अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या का फुल प्रूफ प्लान बनाने के लिए हत्यारों ने एक ऑपरेशन भी शुरू किया था, जिसका नाम उन्होंने AA यानी A+A रखा था। साफ है इन हत्यारों को अपने टारगेट के बारे में अच्छे से पता था, किसे निशाना बनाना है, कैसे बनाना है। यही वजह है कि 15 अप्रैल 2023 के दिन शूटरों ने माफिया ब्रदर्स की हत्या करने में जरा भी गलती नहीं की और न ही कोई देरी की। यही नहीं, उनकी गोलियों से किसी तीसरे का भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ, जबकि उस दिन वहां पर पुलिस का कड़ा सुरक्षा घेरा था और मीडिया कर्मी का जमावड़ा भी। इसके अलावा अस्पताल आने जाने वाले लोग भी हत्याकांड से पहले वहां आ जा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन A नाम से बना रखे थे तीनों शूटरों ने एक ग्रुप। A का मतलब अतीक और अशरफ। ऑपरेशन A+A को अंजाम देने के लिए ये तीनों लोग 27 फरवरी से ही रेकी कर रहे थे। दरअसल 27 फरवरी को उमेश पाल मामले में प्रयागराज लाए जाने के समय से ही अतीक और अशरफ की रेकी की जा रही थी। ग्रुप में तीनों शूटरों के अलावा 2 अन्य लोग भी शामिल थे। पुलिस की माने तो उनमें से एक स्थानीय तो एक बाहरी शख्स था। हत्या के कुछ घंटे पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप को बंद कर दिया गया था। पुलिस अब AA ग्रुप से जुड़े लोगों की तलाश कर रही है। यानी उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद से ही माफिया ब्रदर्स की हत्या के साजिशकर्ता अपने ऑपरेशन की तैयारी में जुट गए थे। इस बात का भी हम पहले खुलासा कर चुके हैं कि इस हत्याकांड में 3 नहीं 5 शूटर्स थे और ये सभी लोग पूरे बैकअप प्लान के साथ कॉलविन अस्पताल के बाहर ही अतीक और उसके भाई अशरफ के आने का इंतजार कर रहे थे। इन्हें पता था कि ये दोनों ही माफिया पुलिस की कड़ी सुरक्षा घेरे में आ रहे हैं।
आपको बता दें कि 20 सेकंड में 20 राउंड फायरिंग करने वाले 3 शूटरों को तो पुलिस ने उसी वक्त दबोच लिया, लेकिन बाकी 2 लोग अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पुलिस के मुताबिक इनमें से एक शूटर प्रयागराज से ही है। 3 ये जो नामजद थे सनी, अरुण और लवलेश तिवारी, इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन 2 अज्ञात हमलावरों का भी नाम सामने आया है जिसकी तलाश की जा रही है। क्योंकि जब ये फ़ोन छोड़ के आए थे तो ये एक बड़ी चुनौती थी इनके सामने कि अगर फ़ोन होता है तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा था, कौन था इन सब के पीछे, अतीक और अशरफ की हत्या के पीछे। उसी सवाल का जवाब लगातार जानने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए एसआईटी की टीम में इन्होंने इस बात का खुलासा किया कि स्टे इन होटल में रुकने का पर्पस था कि कॉल्विन अस्पताल से इनका डिस्टेंस कम हो, हत्या कोई वारदात को अंजाम देने के बाद ये आसानी से फरार हो। इन शूटरों ने ऑपरेशन A+A में कोई चूक ना हो, इसके लिए ई-रिक्शे से भी लगातार रेकी की थी। यही नहीं, पास के होटल में ही ठहरने की योजना बनाई गई थी। हालांकि पुलिस अब इन पकड़े गए शूटरों से कई राज उगलवाने की कोशिश में जुटी है। इस बीच नए खुलासे में यह भी सामने आया है कि लोग करीब 140 मिनट यानी 2 घंटे 20 मिनट तक माफिया ब्रदर्स के आने का इंतजार कर रहे थे। यहीं पर वो तो तीनों आरोपी हैं, ई रिक्शा से आते थे और तमाम जो आसपास के जगह हैं, तमाम जो दुकानें हैं, यहाँ का जायजा लिया कि उस वक्त कितने लोग होते हैं यहाँ पर। उन तमाम चीज़ों को देखने के बाद रेकी किया और ठीक इसी जगह पर अशरफ और अतीक की हत्या कर दी। जब वो पत्रकार की वेश में आए थे, तमाम पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, यहाँ पर आए। जब रेकी करने के बाद ठीक इसी जगह पर बाइक लगाया गया और उसके बाद सवाल पूछने के दौरान यहीं पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और अशरफ और अतीक की हत्या कर दी गई। तो इस तरीके से पूरी साजिश रची गई और आखिरकार ये अपने मिशन में कामयाब हो गए। मोहम्मद गुफरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हालांकि प्रयागराज अलर्ट पर था, लेकिन फिर भी 140 मिनट तक ये वहां पर टहलते रहे, ये इंतजार करते रहे, किसी का ध्यान इनकी तरफ नहीं गया। और उसकी बड़ी वजह यह थी कि ये कैमरा लिए हुए थे, मीडिया की आईडी इनके गले में थी और इसलिए किसी का ध्यान नहीं दिख गया। हालांकि इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपने साथियों से कांटेक्ट किस तरह से किया और बाकी के 2 हमलावर आखिर कहां गए। माफिया डॉन अतीक अहमद के खौफ से जहां प्रयागराज के लोग थर्राते थे, वहीं उसके गुर्गे अतीक अहमद की माफियागिरी का बेखौफ हिस्सा होते थे। नए खुलासे के मुताबिक अतीक अहमद की हत्या करने वाले एक शूटर ने कबूल किया है कि वो अतीक अहमद से उसके दफ्तर पर पहले भी मिल चुका था। वहां यह हत्यारा अतीक अहमद का स्टाइल देखकर बहुत प्रभावित हो गया था, लेकिन वो हत्यारा बन गया। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। जिंदाबाद जिंदाबाद। सत्ता जो है, वक्त जो है, जरूरत को पैदा करता है। जरूरत कभी पूरी नहीं होती। अतीक चकिया की गद्दी, जब जॉन मेट शूटर। कभी माफिया डॉन अतीक अहमद चकिया में अपने दफ्तर पर गद्दी पर बैठकर माफियागिरी का धंधा चलाया करता था। नए खुलासे के मुताबिक माफिया ब्रदर्स की हत्या में शामिल एक शूटर लवलेश कभी अतीक अहमद की गैंग में शामिल भी होना चाहता था, यानी उसका गुर्गा बनकर वो उसके साथ रहना चाहता था। अब आपको बताते हैं कि आखिर शूटर लवलेश अतीक की माफियागिरी का हिस्सा क्यों बनना चाहता था। दरअसल चकिया के चप्पे चप्पे पर अतीक अहमद के आतंक की कहानी लोगों की जुबान पर थी। जो लोग अतीक अहमद से डरते थे वो उसके जीते जी थर-थर कांपते थे और जो अतीक अहमद के गुर्गे बन जाते वो गुंडागर्दी के नए रिकॉर्ड बनाते थे। यानी अतीक के गुर्गे दहशत का धंधा जोरों से चलाते थे। लवलेश ने इस बात को कबूला है कि वो पहले भी अतीक से मिल चुका है। इसी दफ्तर में लवलेश ने अतीक से मुलाकात की थी और वो उस वक्त अतीक अहमद से मिलकर उसका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता था। कहा जाता है कि अतीक अहमद इसी दफ्तर में अपना दरबार लगाया करता था। एसआईटी जांच में लवलेश ने इस बात का भी खुलासा किया है कि जब वो अतीक अहमद से उसके दरबार पर मिलने गया था तो उसकी मुलाकात अतीक के बेटे अली से हुई थी, जबकि वहां असद भी मौजूद था।
असद तब बहुत छोटा था। अतीक जनता दरबार लगाया करता था। उस दिन अतीक सोफा लगाकर बैठा था। उसके गुर्गे बंदूक लेकर उसके अगल बगल खड़े थे। उसने देखा कि अतीक अहमद यहाँ पर एक बड़ा सा सोफा डालकर बैठा हुआ है और उसके गुर्गे अगल बगल बंदूक लेकर खड़े हुए हैं। ऐसे में उसने जब अतीक का ये रूप देखा तब उसको लगने लगा कि इतना बड़ा माफिया बनना उसकी जिंदगी का मकसद है। यही नहीं, शूटर को एक बात भी पता थी कि चकिया का माफिया रसूखदार भी है। अतीक के धमक भी ऐसी थी कि उसका काफिला जहां से भी गुजरता लोग उस रास्ते को छोड़ देते थे ताकि डॉन को अपने सफर करने में कोई दिक्कत ना हो। आपको बता दें कि अतीक अहमद खुद भी अपने आप को बाहुबली मानता था। उसे लगता था कि उसे चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो बाहुबली के मतलब क्या है? बाहुबली कौन होता है? इसके साथ ज्यादा साथी होते हैं, ज्यादा चाहने वाले होते हैं, ज्यादा मानने वाले होते हैं। तो ये आम आदमी जो 90% गरीब आदमी है, ये अपने साथ है। लेकिन लवलेश माफिया अतीक के गैंग में शामिल नहीं हो पाया और 15 अप्रैल को करीब 2.5 घंटे इंतजार करने के बाद कॉल्विन अस्पताल के बाहर बाकी शूटरों के साथ मिलकर लवलेश ने अतीक की हत्या कर दी। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने कि जो कभी अतीक की गैंग का गुर्गा बनना चाहता था, जो उसके स्टाइल का मुरीद था, उसी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। अब माफिया अतीक अहमद कैसे अपनी दहशत फैलाता था, कैसे लोगों को डराता था और कैसे धमकाता था, इसके कई सबूत हैं। अब उसकी हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके पुराने कारनामे लगातार सामने आ रहे हैं। अतीक की फोन पर बातचीत का वो ऑडियो भी वायरल हुआ है जिसने उसे जेल तक पहुंचा दिया। माफिया का ऑडियो बम। आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या है, किसी कह सकते हैं, हम कौन। गालीबाज अतीक की असलियत। कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। माफिया ने फोन पर धमकाया। मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। अतीक अहमद ऐसे ही न जाने कितने लोगों को डराता था, धमकाता था और अपनी दहशत कायम रखता था। अतीक का ये ऑडियो 2016 का बताया जा रहा है, जिसमें वो रमाकांत दुबे नाम के शख्स को फोन पर ही धमकी देता है। दुबे जी। हाँ शमशाद भाई। एसपी आरे से आप क्या कह रहे थे कि मैं तो गोली मार देता, लेकिन मैंने गोली नहीं मारा। भैया हम क्या है, किसी कह सकते हैं, हम कौन। तैने कहा एसपी आरे से कि मैं गोली मार देता, मैंने गोली नहीं मारा ना। अब कोई कहने का भैया, अब कोई कुछ भी कह दे, हम उसको क्या कह सकते बताइए। झूठ बोल, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। रमाकांत दुबे वही हैं जिसकी एफआईआर पर अतीक अहमद को जेल जाना पड़ा था, मगर एफआईआर से पहले अतीक ने फोन पर जिस तरह धमकाया था, उसका ऑडियो अब खूब वायरल हो रहा है। भैया उसको हम क्या कह सकते हैं। मैं तो आपसे निवेदन रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ बड़े भाई के नाते। जितनी मलाई खा चुके अब आप बड़े भाई हैं, कुछ भी आप कहें। घर न जाओगे आज से नहीं, आज मेरी आपकी जो है तो 92 में मैं आपके, जब मीरापुर में मैं रहता तभी मैं वहीं बैठता था आपके पास जाकर के। आप मुझको बच्चे की तरह मानते थे, लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि आपको मैं भैया आपको कहा, आपने मुझे मारा। चलो नहीं, अभी तो मार नहीं खाओ, अभी मार कहाँ देखे हो। धमकीबाज और गालीबाज माफिया का अब अंत हो चुका है, लेकिन उसके कई किस्से अब सामने आ रहे हैं। उसी में से एक मुंबई के किसी नेता को धमकाने का ऑडियो भी है। हाँ बॉम्बे हो? कौन बोल रहे हैं? अतीक बोल रहा हूँ। हाँ भाई बॉम्बे में हूँ सर। इलाहाबाद कब आ रहे हो? कल निकलूंगा भाई। तो खैरियत तो चुनाव में? अभी क्या करूँ, उधर से आया है भाई, बोले भाई तुम आओ, अभी आऊंगा इसी फरफरी करके। मुंबई में जहाँ तुम आगे बजा के स्वागत किया था, जी जी, है ना, जहाँ तुम्हारे अब्बा बैठते थे, जी जी जी, वहीं तुम पैरम तोड़वा डालेंगे। आओ मैं तेरा बताता, अभी तो हमको जानता नहीं है। अतीक अपनी बातों से और अपने कारनामों से लगातार
खौफ बनाए रखता था। अपना हो या पराया, माफिया सबको डराता और धमकाता था। यही वजह है कि अतीक के अंत के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो माफिया का व्यापार, माफिया का बिजनेस खौफ पर चलता है और इसीलिए अतीक अहमद इस तरह की कोशिश लगातार किया करता था। अब अतीक का अंत हो चुका है, लेकिन उसकी बेगम अब तक फरार है। गिरफ्तारी की कोशिशों के बीच शाइस्ता परवीन पर इनाम की रकम 1 लाख रुपए करने की तैयारी चल रही है। वहीं जांच एजेंसियां अतीक के करीबियों पर लगातार शिकंजा कस रही हैं। मोस्ट वांटेड लेडी डॉन शाइस्ता पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस का एक्शन जारी है। यूपी से लेकर ओडिशा तक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और अब माफिया की बेगम पर इनाम की रकम 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने की योजना है। शाइस्ता की गिरफ्तारी के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें यूपी समेत देश के कई राज्यों में शाइस्ता की तलाश में है। शाइस्ता परवीन बेहद शातिर अंदाज में पुलिस को चकमा दे रही है, मगर अब उससे जुड़े कई खुलासे हो रहे हैं। अतीक की पत्नी इस बार प्रयागराज में मेयर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी, जिसे लेकर पैम्पलेट भी तैयार किए गए थे। ये वो पोस्टर्स और पैम्पलेट्स हैं जो यहाँ पर छपवाए गए थे इन चुनावों को लेकर, और उसमें आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अतीक की गुहार का ये जो पंपलेट है ये तैयार किया गया था। जेल के पीछे अतीक जो है वो नजर आ रहा है सलाखों के पीछे, और इसी पंपलेट को तमाम चुनाव में अलग अलग जगहों पर भेजने की तैयारी थी। शाइस्ता का सियासी सपना साकार नहीं हो पाया, मगर अब अतीक के करीबी ईडी के रडार पर आ गए हैं। ईडी ने पूर्व विधायक आसिफ जाफरी, रिश्तेदार खालिद जफर समेत 6 लोगों को नोटिस जारी किया है। अतीक अहमद के काले साम्राज्य की बेनामी संपत्ति के बारे में पता लगाने में जुटी ईडी ने पूर्व विधायक के साथ साथ कई लोगों को नोटिस जारी किया है। ये तमाम वो लोग हैं जिनके यहाँ ईडी ने छापेमारी की थी और इनके यहाँ से बैंक खातों के बड़े लेन देन की जानकारी मिली थी। इसके साथ साथ शेल कंपनियों के बारे में भी जानकारी मिली थी। प्रयागराज की ईडी यूनिट ने इन सभी को नोटिस जारी करके अलग अलग तारीखों में ईडी मुख्यालय तलब किया है। अतीक की हत्या हो चुकी है, लेकिन उसके काले साम्राज्य से जुड़े कई राज से अभी पर्दा उठना बाकी है। ऐसे में अब तमाम एजेंसियां हर एंगल से जांच कर रही हैं। वहीं अतीक की हत्या के तीनों आरोपियों की रिमांड खत्म हो चुकी है और उन्हें प्रतापगढ़ जेल भेज दिया गया है। 24 फरवरी को अतीक के इशारे पर उमेश पाल की हत्या हुई, तभी से अतीक के खिलाफ एक्शन तेज किया गया था। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उमेश पाल के परिजनों से मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिया है। उनकी ओर से बस इतना ही अपेक्षा है कि उनकी हर प्रकार से सुरक्षा और इस प्रकार की कभी कोई दुखद घटना जैसी हो गई है ना होने पावे, और उसको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ चर्चा करके पहले ही हम लोग दूर किए हैं, लेकिन और सुरक्षा चौकस रखते हुए और प्रयागराज मेरा और प्रदेश अपराध मुक्त और कानून व्यवस्था हर प्रकार से चुस्त और दुरुस्त रहे, इसका हम लोग पहले भी प्रयास किए हैं, आगे और मजबूती से प्रयागराज में अतीक का खौफ अब खत्म हो चुका है, मगर उसके गैंग को लेकर अभी भी तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इसलिए पुलिस शाइस्ता की गिरफ्तारी की कोशिश में जुटी है ताकि माफिया तंत्र पर पूरी तरह लगाम लगाई जा सके। प्रयागराज से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाला आईएसआई का मोहरा अमृतपाल गिरफ्तार हो चुका है। पंजाब के मोगा से गिरफ्तारी के बाद उसे असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया है।
आईएसआई के इशारे पर अमृतपाल देश विरोधी साजिश रच रहा था, मगर अब उसके और उसके आकाओं के मंसूबों पर पानी फिर चुका है। अठारह मार्च को फरार, 23 अप्रैल को गिरफ्तार। आईएसआई की साजिश पर कड़ा प्रहार। देशद्रोही अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त में है। खालिस्तान के नाम पर पंजाब का माहौल खराब करने की साजिश रचने वाला आईएसआई का मोहरा अब कानून के शिकंजे में है। पंजाब पुलिस ने भगोड़े को मोगा के एक गुरुद्वारे से गिरफ्तार किया। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है। गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। अमृतपाल सिंह 36 दिन तक अपनी लोकेशन बदलता रहा। 18 मार्च को अमृतसर से फरार होकर अमृतपाल जालंधर पहुंचा। उसके बाद पटियाला होते हुए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसकी लोकेशन मिली। भगोड़े ने अगले दिन दिल्ली का रुख किया। उसके बाद यूपी के लखीमपुर खीरी और बाद में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में भी उसकी लोकेशन मिली। पुलिस को चकमा देते हुए अमृतपाल फिर से पंजाब पहुंचा और होशियारपुर में होने का दावा किया गया। उसने बचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मोगा से नहीं भाग पाया। खालिस्तान का राग रलापने वाले खालिस्तानी अमृतपाल सिंह अब पुलिस के शिकंजे में है। उसकी गिरफ्तारी होना अहम था क्योंकि पंजाब के लोगों की सुरक्षा को लेकर वह एक बड़ा चैलेंज बना हुआ था। 36 दिन तक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाया। यूके, अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में बैठे उसके हैंडलर्स भी उसे बचा नहीं पाए। अमृतपाल सिंह पर एनएसए लगा हुआ है और अब इस भगोड़े खालिस्तानी पर कड़ी कार्रवाई होना तय है। अमृतपाल की देश विरोधी साजिश पहले ही बेनकाब हो चुकी थी, मगर अब आईएसआई की एक और साजिश का खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक आईएसआई के इशारे पर अमृतपाल संसद प्लान बना रहा था। आईएसआई की नजर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर थी। बताया जा रहा है कि आईएसआई ने अमृतपाल से चुनाव में वारिस पंजाब डे से जुड़े ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुनाव में लड़ाने के लिए कहा था, ताकि वो संसद पहुंच सके और कमजोर हो चुके सिख फॉर जस्टिस के मुद्दे को धार दी जा सके। देशद्रोही अमृतपाल को असम के डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में रखा गया है। आईएसआई के कहने पर पंजाब और देश का माहौल खराब करने की साजिश में शामिल था अमृतपाल। आईएसआई के मोहरे बनकर नाचता रहा अमृतपाल और उन्हीं के कहने पर वारिस पंजाब देश संगठन का कमाल भी संभाला था, लेकिन उनकी इन सारी तरकीबों पर पानी फेर दिया भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने।